कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चों का इस डाउट क्लियरिंग चैनल में पुनः स्वागत है। आज हम साधारण ब्याज के कुछ असाधारण से क्वेश्चंस करेंगे और गहराई से समझेंगे कि साधारण ब्याज इतना साधारण नहीं है और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि सिंपल से थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं। उन्हें हम आज सॉल्व करेंगे और गहराई से साधारण ब्याज का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने साधारण ब्याज जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है उसको हम रिकैप कर लेते हैं। साधारण ब्याज दरअसल क्या है? मूलधन, दर, समय बटे 100 जो कि जनरल फॉर्मूला है। यहाँ पर हमारा मूलधन प्रिंसिपल जिसे P से डिनोट करते हैं और ब्याज जो है I से डिनोट किया जाता है जिसे कि इंटरेस्ट बोलते हैं, और समय जो होता है वो T से डिनोट करते हैं, वो हमेशा सालों में वर्षों में लिया जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो प्रति वर्ष पे कैलकुलेट होता है। और उन सब को फॉर्मूले में लगाने के बाद हमें मिलता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, उसके किस तरह से हम निकालते हैं, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हम डिफाइन करते हैं कि हमारा जो मिश्र धन होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, मतलब मूलधन जमा ब्याज होता है। और ब्याज तो आपको पता ही है, मूलधन दर इंटू समय बटे 100 होता है। अब एक एक फॉर्मूला अगर हमारे को मूलधन और समय दिया हो और ब्याज दिया हो तो दर कैसे निकालना है, और दर और मूलधन और ब्याज दिया हो तो समय कैसे निकालना है, उनके लिए इन फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लेंगे। अब ये आता है हमारा जनरल फॉर्मूला जो कि निकल के आता है I इक्वल टू PRT ओवर 100, प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट T ओवर 100। और 100 क्यों लगाते हैं ये हमें आपको बता दिया है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज में होता है। और उसके बाद अगर हम P, R और T निकालते हैं तो इसको याद करने का बहुत ही इजी तरीका है कि हमें अगर प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम निकालना तो I इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 न्यूमरेटर में अंश में हो जाएगा, और अगर प्रिंसिपल दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर में, प्रिंसिपल इनटू टाइम डिवाइड हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में, और प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो तो टाइम निकालने में वो डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि हम जो साधारण भिन्न में बना लेंगे किसी भी समय को, अगर हमें दिन में दिया हो तो उसे 365 से डिवाइड करके उसे वर्ष बना लेंगे, ईयर बना लेंगे, और अगर महीने दिए हो तो उन्हें 12 से डिवाइड करके हम उसको भी क्या कर लेंगे, वर्ष बना लेंगे। अब 73 डेज, 146 डेज, ये हमने स्पेशल टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे पिछले लेक्चर में, जिनमें हमने इनको डिफाइन किया था कि 73 डेज को डायरेक्ट 1/5 आप वर्ष लिख सकते हैं, 146 को 2/5 एंड 219 को 3/5 एंड 292 को 4/5। अब हम डिटेल में समझेंगे, हर चीज को गहराई से समझेंगे। दरअसल हमारा ब्याज की दर होती क्या है, हम किस तरह से फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं, इत्यादि इत्यादि। हम आगे चलते हैं। अब हम छोटे से क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी किए हैं इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन उससे हम मूल अवधारणा इसकी समझेंगे साधारण ब्याज की। देखो, 500 रुपए 8% वार्षिक दर से एक वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। मूलधन दर समय बटे 100। हम एक वर्ष क्यों ले रहे हैं, इसको हम फॉर्मुलेट को आपको क्लेरिफाई करने के लिए ले रहे हैं कि हमारा जो ब्याज की दर होती है वो प्रति वर्ष पर ही होती है। तो इस तरह साधारण ब्याज हमारा कितना निकल गया, 500 गुना 8/100, ये 4000 बटे 100, 2020 कटे 40 रुपये आ गया। अब हम ब्याज की दर दरअसल डिफाइन करने का सिंपल सा एक मेथड है। ब्याज की दर जो होती है वो होती है ब्याज बटे मूलधन गुना 100। तो देखो, अब हम माना इस प्रश्न में हमारी ब्याज तो प्राप्त हो गया, माना हमारी दर न दी हो तो ब्याज कितना है, 40 रुपए, मूलधन कितना है 500 रुपए, तो 40 बटे 500 गुना 100 आया ना 8%। तो इस तरह से हम ब्याज की दर जो होती है वो हम सालाना निकाल लिया करते हैं। और इस तरह से ब्याज की दर वार्षिक में क्या होती है, ब्याज बटे मूलधन गुना 100। यही आपकी डेफिनेशन है ब्याज की दर का। ब्याज उसको डिवाइड कर देना मूलधन गुना 100, जो कि हमारे पुराने ऊपर वह फॉर्मूले जिनको मैंने डिफाइन किया, यहाँ पर टी आ जाता है। तो टी कितना है, समय।
100/t आ जाता है यहाँ पर। तो t समय है, लेकिन समय अगर 1 वर्ष अगर हम रखते हैं तो हमारा डिफाइन हो जाता है ब्याज की दर वार्षिक क्या होती है। अब चलते हैं हम प्रश्न में। तो देखो, प्रतियोगिता परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न कभी भी नहीं दिए जाएंगे। कुछ इस तरह से प्रश्न होंगे जो कि आपको बेसिक्स कंसेप्ट को क्लियर समझने में, आपको सॉल्यूशंस देखने में थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन हम इनको एक एक करेंगे, करके क्लियर कर लेंगे, आपको बहुत इजी लगने लगेगा। देखिए, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो 6 वर्ष बाद मिश्र धन और मूलधन का अनुपात क्या होगा। देखो, यहाँ पर कहीं पर भी न्यूमेरिक वैल्यू, कोई आंकिक संख्या मूलधन नहीं दी हुई है, तो हम प्रश्न से ही उत्तर निकालने की तरफ बढ़ेंगे। देखो, 4% वार्षिक दर से मतलब क्या हुआ, भिन्न में बदल लेंगे 4% को, तो 4/100 हो गया, और डिवाइड कर लेंगे तो 1/25 हो गया। अभी हमने ऊपर जो कंसेप्ट दिया था, इसमें जो ये ऊपर होता है वो ब्याज होता है, और नीचे क्या होता है, मूलधन होता है। तो 1 क्या हो गया, ब्याज हो गया, और 25 क्या हो गया, मूलधन। मतलब 1 साल में 25 रुपए में उस व्यक्ति को 1 रुपया क्या ब्याज के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब अभी हमने लॉजिक क्लियर किया था ऊपर, तो मतलब 1 रुपया 1 साल में प्राप्त हो रहा है, और 25 जो मूलधन है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब नियतांक रहता है। आपको कितने सालों के बाद भी अगर आप धनराशि वापस करते हैं तो मूलधन तो वही रहता है जो आप धनराशि आपने बोरो किया था, मतलब लोन लिया था, लेकिन उस पे ब्याज की दर के कारण उसका मिश्रधन बढ़ता है, इसलिए मूलधन नियतांक रहता है। 25 जो है नियतांक रहेगा, लेकिन ये जो 1 रुपया 1 साल में मिला, तो 6 साल में कितने रुपए मिल जाएंगे, 6 रुपए मिल जाएंगे। तो ये 6 वर्ष में ब्याज और मूलधन का अनुपात क्या हो जाएगा, 6/25 हो जाएगा। अब ये आपका 25 मूलधन है और 6 ब्याज है। अगर इन दोनों को मिश्रधन क्या होता है, ब्याज जमा मूलधन, तो 6 जमा 25 को हम जोड़ लेंगे तो 31 रुपए उसे 6 साल में वापिस करने होंगे मिश्रधन के रूप में। तो हमारा जो अनुपात हो गया मिश्रधन पर मूलधन क्या हो गया, 31/25। हुआ ना आसान। इस तरह से हमने कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है और प्रतियोगिता परीक्षा, हर एक प्रतियोगिता परीक्षा को क्रैक करना है। अब हम चलते हैं थोड़े से और एक छोटे से और कंसेप्ट पे। देखिए, माना मूलधन, अगर मूलधन हम बात कर रहे हैं कि मूलधन कभी नहीं बदलता, मूलधन जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, नियत राशि होती है। तो अब क्यों ना हम मूलधन को एक साइड रख के, एक किनारे रख के, हम क्वेश्चंस के जो रिजल्ट हैं उनको ROT से ही निकाल लें। तो माना मूलधन 100% है और R 8% और T 5 साल है, किससे, तो मिश्रधन कितने प्रतिशत होगा। अब मिश्रधन प्रतिशत में पूछ रहा है, तो देखिए I क्या होता है, 100 RT/100, तो 100 है, P क्या है, 100 है, तो 100 से 100 कट गया, RT%, I क्या आ गया, RT% आ गया, और R क्या, 8 और 5, तो I क्या हो गया, 8 में 40% हो गया। तो अब आप जब I 40% हो गया तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जमा क्या होता है, आपका ब्याज होता है। तो 100 प्रिंसिपल था, 40 ब्याज था, तो कितना हो गया, 140%। तो इस प्रश्न से आप एक कंसेप्ट में गए कि अगर हमें अमाउंट निकालना है तो हमें प्रिंसिपल को एक तरफ रख के फिलहाल पहले हम अमाउंट की परसेंटेज निकालें, प्रिंसिपल को 100% मानते हुए अमाउंट की परसेंटेज निकालने, और उसके बाद हम प्रिंसिपल पे उस परसेंटाइल को अप्लाई कर दें। इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन लगाते हैं ताकि आपको इस बात जो कंसेप्ट है क्लियरली समझ आ जाए। माना कोई व्यक्ति 2500 रुपए 6% वार्षिक दर से उधार लेता है, 5 वर्ष में कितनी धनराशि वापस करेगा। जैसे कि मैंने बताया, अभी हमें मूलधन को नहीं छेड़ते, अभी थोड़ी देर के लिए हम सीधे देखते हैं कि अमाउंट कितने प्रतिशत हो रहा है। तो हम RT 6 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजे 30% RT हो गया। तो अमाउंट क्या हो गया, हमने मूलधन क्या मान लिया, 100 मान लिया, तो अमाउंट क्या हो गया, 130% हो गया, सिंपल। तो हम 2500 का 130% डायरेक्ट लगा दे, 100 से 2 जीरो कटे, 130 को 25 से गुना कर लेंगे तो 3250 रुपए डायरेक्ट आ गया। तो इस तरह से हम शॉर्टकट तरीके से हम प्रतियोगिता परीक्षा में इन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, बजाय कि हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप निकालें। तो हुआ ना आसान। अब हमारा बात आता है n गुना होना, किसी धनराशि का n गुना होना। n गुना का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि हमारे 5 साल में दुगना हो गया जी, 10 साल में तिगुना हो गया, इस तरह से।
तो n गुना हो जाना किसी धनराशि का, तो माना कि कोई धनराशि p है, तो p है तो r% की दर से t समय बाद वह स्वयं की n गुना हो जाती है, मतलब दुगनी तिगुनी 4 गुना n को, मतलब इस तरह से समझे आप। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, np। जाहिर सी बात है, दुगनी होगी तो 2 गुना p, p क्या है, मूलधन है। तो मिश्र धन क्या हो गया, मूलधन जमा ब्याज a प्लस p प्लस i, और इसको अगर इंटरेस्ट PRT ओवर 100 होता है, p प्लस PRT ओवर 100, p को आप इस साइड ले गए तो क्या हो गया, NP माइनस p हो गया PRT ओवर 100। अब इसमें क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, तो p से p कट गया, RT, तो n माइनस 1 RT ओवर 100। जब भी हमारी इससे क्या रिजल्ट निकला कि जब भी हमारी धनराशि n गुना हो जाती है तो हमें प्रिंसिपल की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ये क्या हो जाता है, n माइनस 1 RT ओवर 100 हो जाता है। और r अगर निकालेंगे और t निकालेंगे तो हमारे दो फॉर्मूले आ गए, t इज इक्वल टू n माइनस 1 ओवर r इंटू 100। इस तरह से हम कितने समय बाद और किस दर से दो फॉर्मूले हमारे निकल के आ गए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस सम ऑफ मनी बिकम 4 टाइम्स ऑफ 25 ईयर्स। कोई धनराशि निश्चित ब्याज दर से 25 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर r इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई टी इंटू 100। n कितनी, चौगुनी, 4 में से 1 कम कर लेंगे, 3/25, जो कि फॉर्मूला हमने अभी निकाला, तो कितने 12% आ गए। इसी तरह हम बढ़ते हैं आगे। इन हाउ मच टाइम द सम ऑफ मनी बिकम 5 टाइम्स। कितने समय बाद धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। अब इसमें क्या क्या समय मांग रहा है, समय मांग रहा है तो दूसरा फॉर्मूला लगा लीजिए, t इज इक्वल टू n माइनस 1। n मतलब जितने गुना, 5 गुना है तो 5 में से 1 कम कर देंगे, 4/8, तो 4 दूनी 8, 2 50 वर्ष हो गया। अब देखो तरीके, विभिन्न तरीके के प्रश्न हम प्रतियोगिता परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो इनको इस तरह से सॉल्व करेंगे। कोई धनराशि 9 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाती है, वही धनराशि स्वयं की 7 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखो इसमें प्रश्न में जो है क्या मांग रहा है, समय मांग रहा है, और लेकिन इसने क्या दे रखा, एक क्वांटिटी दे रखी है, ऊपर समय दे रखा है, लेकिन दूसरे में समय की मांग कर रहा है। तो हम T1 हम क्या करेंगे, T1 और T2 दो समय अलग अलग ले लेंगे जिस तरह की मैंने दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात करेंगे, T1 बाई T2, N1 माइनस 1 N2 माइनस 1, जो कि T का है N1 माइनस 1, क्योंकि R जो होगा दोनों में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि R प्रतिशत क्या है, दोनों में एक जैसा ही है। तो 9/T2 3/6 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, T2 इज इक्वल टू 3 दूनी 6 और 2 में 18, T2 कितना हो गया, 18 वर्ष हुआ ना आसान। तो इस तरह के प्रश्न जो आप करते हैं उनमें लॉजिक है, कंसेप्ट है और गहराई से अध्ययन है। कोई धनराशि 30 वर्ष में स्वयं की 6 गुना हो जाती है, इसी धनराशि को स्वयं के 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। प्रश्न वही है, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। क्या आपने प्रोपोर्शन पढ़ा है, तो मध्य पद जो होते हैं, मध्य पदों का गुणा क्या होता है, आपके चरम पदों का गुणे के बराबर होता है। एवरी प्रोपोर्शन द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमिटीज इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो हमने इसको क्या कर दिया, उसी क्वेश्चन को N1 माइनस 1 T1 और यहाँ पर क्या लगा दिया, आपका प्रोपोर्शन टू N2 माइनस 1 T2। तो 5, N1 6 साल था तो 6 में से 1 गया 5, T1 30 साल, 8 में से 1 गया 7, T2 का T2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 T2, तो T2 इज इक्वल टू 30 इंटू 7 बाई 5, और इस तरह से 5 से 5 के 30, 7 के 42 वर्षों बाद क्या होगा, 42 वर्षों बाद वो धनराशि 8 गुना हो जाएगी। अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें कि क्या दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है 10/7 टाइम्स, वही कंडीशंस 10/7 टाइम्स का 5 इयर्स, तो 5 इयर्स में 10/7 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में से 7 एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया 3/7 और T2 इंटू 3, इन दोनों को मिडल टर्म्स और एक्सट्रीम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह से आ गया, तो कितना आ गया 35 वर्ष। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को बहुत इजीली से सॉल्व कर सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं अपनी कंपटीशंस में। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई सी भी मैं वीडियो में बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो इसी के साथ आपका दिन शुभ हो और आप हर कंपटीशन में सफल हो। धन्यवाद।